सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ITCS की यूनिट 5। देखो दोस्तों, ये मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ। एक बार पूरी शूट कर ली मैंने 40 मिनट की वीडियो, और फिर पता नहीं यार वीडियो में कैसे बैकग्राउंड नॉइस इतना ज़्यादा आ रहा था कि पूरी वीडियो ख़राब हो गई। अब मैं ये वापस शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना कि शूट करने में भी, और मेरा भी कल पेपर है। और मेरा सेंटर लगा है हाईटेक। अगर आप में से किसी का हाईटेक सेंटर लगा है प्लीज़ कमेंट करना, कोशिश करेंगे कि मिल पाएँ, ठीक है। सो यूनिट 5 के अंदर मैं पूरी आपको वन शॉट वीडियो में सारा सिलेबस कराऊंगा। मतलब मैंने मेनली इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस किया है, और एक जो टॉपिक छोड़े हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कौन से टॉपिक हैं वो, जिनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। मैंने जो पीछे 4 वीडियो कराई हैं उसमें पूरा सिलेबस कराया है, ठीक है। तो वीडियो को यूनिट का नाम है हमारा कल्चरल हेरिटेज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। सो देखो, इसके अंदर हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो है हमारी वेराइटीज़ ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। मेजर केव्स देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट केव्स हैं इंडिया के अंदर। फिर हम इंडियन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सील देखेंगे, पोर्ट्री देखेंगे, स्कल्पचर देखेंगे, कॉइन देखेंगे इंडिया के अंदर। पपेट शो कैसे होता था और उसके पीछे की हिस्ट्री देखेंगे। क्लासिक डांस फॉर्म देखेंगे। और ये जितने मतलब मैंने हाईलाइट कर रखी है ना येलो कलर से, उनको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं मतलब वीडियो के हर पहले मैं बता ही देता हूँ कि इनके आगे एरो लगा हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पहले करना, ठीक है, क्योंकि कल ही तो पेपर है हमारा। सो देखो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में, वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इन एशियंट इंडिया, ठीक है। इसके अंदर हमें टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर लिखने हैं, ठीक है, इंडिया में जो थे। तो वेराइटीज़ ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर को अगर हम समझें तो देखो, इंडियन आर्किटेक्चर इज रिच एंड डाइवर्स encompassing various style and forms such as caves, stupas, पिलर्स, टेम्पल्स एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देखो, ये सारी वेराइटीज़ हैं हमारे इंडियन आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो पहले से ही हमारी हिस्ट्री से ही जो इंडियन आर्किटेक्चर है काफ़ी रिच है और डाइवर्स है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे केव आर्किटेक्चर, ठीक है। केव तो आपको पता ही होंगी, जो हमारी गुफा वगैरह होती हैं, ठीक है। वो केव आर्किटेक्चर होता है कि मतलब कैसे वो बनाई गई थी, ठीक है। देखो, जो हमारी गुफा होती है या फिर केव होती है वो हमारी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है नेचुरल, जो पहले से ही बनी हुई हैं, और कुछ होती हैं मतलब ज़्यादातर होती हैं ह्यूमन मेड, ठीक है, जो अर्ली मैंस ने बनाई थी या फिर अब के लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले रॉक आर्ट आर्किटेक्चर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स बाय कर्विंग आउट ऑफ सॉलिड नेचुरल रॉक, ठीक है। इसके अंदर कौन सा आर्किटेक्चर की टाइप यूज़ होता है? रॉक कट, यानी कि एक पत्थर को हम क्या करते हैं, उसमें काट काट के कोई भी मतलब आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है रॉक कट आर्किटेक्चर अभी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसके लिए आप समझ लो, रॉक कट आर्किटेक्चर वो होती है जब हम किसी पत्थर को काट काट के उसमें से कोई भी शेप बनाते हैं, ठीक है। फिर आती है केव्स, अर्ली मैन ने बनाई थी पहले, वह नेचुरली शेल्टर, किसके लिए? रहने के लिए बनाई थी। फिर देखो, कुछ ऐसी केव्स हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। इन यही है जो हम मेजर केव्स के अंदर पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। अजंता केव, अलोरा केव, एलिफेंटा केव एंड सुदामा केव्स, ठीक है। ओवर 1500 रॉक कट स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल 1500 से भी ज़्यादा रॉक कट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको केव स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसके लिए बोल रहा हूँ यार, मैं एक वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका था, ठीक है। और अब उसकी इतना दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि वो वीडियो मेरी ख़राब हो गई, अब ये वापस शूट करनी पड़ रही है। तो नेक्स्ट सेकंड हमारा क्या है? स्तूपा आर्किटेक्चर, ठीक है। स्तूपा आर्किटेक्चर को अगर हम समझें तो देखो, इसी चीज़ से आप समझ सकते हो डोम शेप, ठीक है। आपने डोम शेप देखा होगा, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। डोम शेप क्या होता है? एक स्टोन के ऊपर आपका जो डोम होता है वो बना होता है, ठीक है, डोम शेप का, और वैसा एक आर्किटेक्चर बना होता है, ठीक है। डोम शेप्ड स्कैट ब्रूयल माउंट्स ऑफ ब्रिक्स, उसके अंदर ब्रिक्स का भी हम यूज़ करते हैं। यूज टू हाउस बुद्धास रेलिक्स, ठीक है, जो बुद्धा को मानते हैं वो वहाँ पर आके स्टे करते हैं, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत मीनिंग हीप, ठीक है। संस्कृत से ये जो स्तूपा है वो डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है हीप। हीप मतलब आपको पता होगा ढेर जो होता है ना, ढेर, वैसा ये दिखता है, ठीक है, जब आप देखते हैं उसे। बिल्ड ऑन अ स्टोन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पत्थर पे बना होता है, विद अ हेमी स्पेरिकल डोम, ठीक है। एक हेमी सेमेरिकल शेप होता है उसका, वैसा डोम होता है, ठीक है। नोटेबल स्टूपास, ठीक है, जो फेमस स्टूपास हैं उनको अगर हम बात करें तो सांची, इसका मैं फोटो लगा दूंगा, सरनाथ, अमरवती एंड ब्रहट, ठीक है। ये जो 4 हैं ये थोड़े फेमस हैं, इनमें से अगर आप एक या दो भी याद कर लोगे और पेपर में लिख कर आओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है।
सो देखो नेक्स्ट है हमारा पिलर आर्किटेक्चर। तो पिलर आर्किटेक्चर को अगर हम समझे तो आपको पिलर के बारे में पता ही होगा, जो खंबे होते हैं, ठीक है, जो हमारे खंबे होते हैं ना, मतलब उनके वैसा ही होता है। पिलर हैव बीन इरेक्टेड सिंस एशियन टाइम, ठीक है। जो पिलर्स है ना वो पहले से ही बनते आ रहे हैं, एशियन टाइम से ही। मौर्यास जो थे वो रॉक कट पिलर का यूज़ करते थे, ठीक है, यानी कि एक पत्थर को लेते थे और उसे काट काट के रॉक के शेप में उसे कन्वर्ट करते थे, सॉरी पिलर के शेप में उसे कन्वर्ट करते थे और बनाते थे पिलर्स, ठीक है। यूज टू स्प्रेड बुद्धास मैसेज टॉप्ड विथ एनिमल फिगर, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ करते थे ज़्यादातर पिलर्स को, कि बुद्धास के जो मैसेज थे उन्हें स्प्रेड करने के लिए। बुद्धास की कुछ टीचिंग थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो वो जो जैसे कि आप कोट मान लो, ठीक है, कोट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, पिलर्स पे लिख देते थे, और जो पिलर्स होते थे उनके ऊपर एक एनिमल स्टैचू भी रख देते थे, ठीक है, वो अच्छे लगते थे थोड़े। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है सरनाथ, बसरा एंड भरिका रामपुरव, ठीक है। ये जो तीन हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं जो फेमस पिलर्स हैं। सो एक याद कर लेना, सरनाथ याद कर लेना एक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर। तो देखो आपने कभी भी मंदिर देखे होंगे ना बहुत सारे, तो आपने ना कुछ उसमें सिमिलरिटीज देखी होगी, ठीक है, कि वो बंद होते हैं, ऊपर एक झंडा लगा होता है और आगे से एक द्वार होता है ना, और एक अंदर जाके मतलब एक वर्कशिप के लिए एक जगह होती है, और जो गॉड होते हैं उनके लिए, मतलब जो भगवान है उनके लिए एक जगह होती है जहाँ पर वो स्थापित रहते हैं। तो उन सब के लिए भी एक आर्किटेक्चर मतलब है, ठीक है। अ टेम्पल इज डिफाइंड एज एन एनक्लोज्ड प्लेस फॉर ऑफ वर्कशिप, ठीक है, पूजा के लिए एक बंद प्लेस है, ठीक है। हैविंग अ रूफ और अ कर्व्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके ऊपर एक रूफ होती है। द वर्ड टेम्पल इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड टेम्पलन, ठीक है। जो हमारा टेम्पल वर्ड है, वो जो टेम्पल वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है, एक लेटिन वर्ड से, टेम्पलन, ठीक है। टेम्पल इज द डेवलिंग प्लेस ऑफ गॉड। सो देखो जो हमारा टेम्पल है वो एक डेवलिंग प्लेस है गॉड के लिए, यानी कि माना जाता है कि गॉड वहाँ पर रहते थे। इट इज़ यूज फॉर वर्कशिप बाय डिवोटीज, ठीक है। किसके लिए यूज़ होती है ये, डिवोटीज जाके वहाँ पे पूजा कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडो इस्लामिक यानी कि इसमें इंडियंस है और थोड़ा इस्लाम है, ठीक है। यानी कि जो बाहर से जो लोग आए थे, जब टर्किश से नॉर्थ इंडिया में जो लोग आए थे, उन्होंने अपनी कुछ टेक्निक्स को, जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उनके साथ मिलाकर अब जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसे बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या था, मॉस्क्यूज थे, जामा मस्जिद थे, एंड दरगाह, टॉम्ब एंड गार्डन्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022-23 में आया है, वो भी 5th सेम के एग्जाम में। देखो हमारा जो ITCS सब्जेक्ट है वो 5th सेम के बच्चों के पास भी होता है और 6th सेम के पास भी होता है। जब 5th सेम के पास होता है तो हमारे पास COI था, ठीक है, और जब हमारे पास ITCS है तो उनके पास COI होगा। तो 5th सेम का भी मैंने यहाँ पे पेपर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो 5th सेम के अंदर आया था हमारा, राइट द मेजर केव्स आर्किटेक्चर इन इंडिया। मेजर केव कौन कौन सी थी, मैंने आपको पहले ही बताई थी, इलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो इलोरा केव, इनके बारे में ना हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है। एक तो उनकी लोकेशन देखनी है, और एक वो मतलब किसके लिए, किस आर्किटेक्चर से बनी हुई है, ठीक है। नोन एज वेरुल लैनी, एलोरा केव को हम वेरुल लैनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, ठीक है। टाइप इसका क्या है, कौन से आर्किटेक्चर से बनी है, रॉक कट मॉनेस्ट्री बाय बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर जो आर्किटेक्चर्स हैं उसमें से जो रॉक कट था उसके हिसाब से ये बनी हुई है, ठीक है। इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, ठीक है, ये जो UNESCO है, ये एक साइट है जहाँ पर है ना, मतलब जितने भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर है ना, मतलब बहुत एशियन टाइम से, तो वो हैं वहाँ पर, ठीक है, रजिस्टर है या फिर मतलब उस पे अंदर हैं, तो उसमें है केव, ठीक है। ये एलोरा केव उसके अंदर आती है, ठीक है। आप एक बार ये सर्च करके देखना, UNESCO, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे बहुत अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं ना वो आते हैं। फिर है हमारा अजंता केव, ठीक है। अजंता केव कैसी है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है, सेम लोकेशन है, आप बस याद कर लेना। इसके अंदर जो है ना 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स है कितने, 30 हैं, और वो सारे किस आर्किटेक्चर के बेस पर है, रॉक कट आर्किटेक्चर पर, ठीक है। द केव वर बिल्ट इन 2 फेसेस, ये जो केव थी ना ये 2 फेसेस में बनी थी। पहले कुछ साल इस पर काम चला, फिर काम रुक गया, फिर काम चला और कंप्लीट हुई है केव, ठीक है। तो ये ना 2 फेसेस के अंदर इसका जो निर्माण हुआ था, 2 फेसेस के अंदर हुआ था। इसके अंदर कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं अंदर, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है एंड पेंटिंग्स है, ठीक है। मूर्तियां हैं, कुछ अलग तरीके के आर्किटेक्चर्स हैं और कुछ पेंटिंग्स हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव की बात करें तो ये हमारा मुंबई में है। मुंबई में जो एलिफेंट आइलैंड है वहीं पर ये है, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे फेमस चीज़ है ना वो है त्रिमूर्ति और शिवा, ठीक है। इन्हीं की वजह से सब वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं उन्हें, ठीक है। देयर आर 7 केव एग्जीबिशन इन द एलिफेंटा ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे 7 केव्स हैं। अब हम देखते हैं केरला केव। अब देखो थोड़े थोड़े बस आपको है ना लोकेशन वगैरह याद करनी है और कुछ पॉइंट्स याद कर लेना जिससे कि आप इन्हें भूलो ना, ठीक है, जरूरी है याद करना। फिर है केरला केव के बारे में हमें देखें तो एशियंट इंडिया यानी कि बहुत पहले से बनी थी ये। अर्ली रॉक कट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, सेम आर्किटेक्चर भी बने हुई है, सारे के सारे रॉक कट पे बने हुए हैं ना। लोकेशन क्या है इसकी, महाराष्ट्र। और ये इसके अंदर फीचर कौन कौन से, एक तो इसके अंदर जो पिलर के जो टाइप हैं, ठीक है, जो पिलर वहाँ पर हैं उसके जो टाइप है ना वो एस्कान है, ASKAN, ठीक है। इस टाइप के पिलर हैं वहाँ पर, ठीक है। और एक ग्रेट चैटिया हॉल, वहाँ पर एक हॉल है जहाँ पर लोग बुद्धिस्ट लोग जो आते हैं और वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, ऐसा हॉल है काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा मेजर केव थी हमारे इंडिया की, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। बस केव्स के नाम याद कर लेना यार और लोकेशन याद कर लेना और थोड़ा बहुत खुद से लिखाना, ठीक है। सो हो जाएगा यार आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन, कंपेयर द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। हमने इंडो इस्लामिक अभी देखा था जब टर्किश के लोग आए थे जब बना था, और जो हमारे जितने भी इंडियन आर्किटेक्चर थे उनसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे डिफरेंस है, ठीक है, वो देखेंगे। अब हम यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर किसके ऊपर डिपिक्ट करता है, उसके अंदर जो डेकोरेशन वगैरह होती है ना, तो उस पर मतलब कि अगर कोई पोर्ट, ठीक है, एक वास है आपके पास, उसके ऊपर जो डेकोरेशन होगी ना, इंडो इस्लामिक की बात करें तो उस पर प्लांट वगैरह की डेकोरेशन होगी। लेकिन अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो उस पर या तो ह्यूमंस बने होंगे या तो एनिमल बने होंगे, ठीक है। अब हम इंडो इस्लामिक में एक्सटेंसिव यूज ऑफ लाइम एज मोटार, ठीक है, एंड वेरी लिमिटेड यूज ऑफ लाइम। तो लाइम क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना ईंट वगैरह से, तो ईंटों को जोड़ने के लिए एक मसाला तैयार होता है, ठीक है, उसे हम लाइम बोलते हैं। उसके अंदर डस्ट होती है, सैंड होती है, वो जो मिक्सचर होता है ना वो इंडो इस्लामिक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन इंडियन आर्किटेक्चर में वो बहुत कम यूज़ होता था, ठीक है। आर्क्यूएट स्टाइल यूजिंग आर्चीज एंड बीम्स, इसके अंदर आर्क्यूएट स्टाइल यूज होता था, इसके अंदर ट्राबिएट स्टाइल यूज होता था। देखो इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो स्टाइल का नाम है, ठीक है, कैसे बीम्स और आर्क्स बनाए जाते थे, इसके अंदर कैसे पिलर्स और बीम्स बनाए जाते थे, ठीक है, ये एक स्टाइल था, ठीक है, बस याद कर लो कैसे भी। अब इसके अंदर है ना, देखो इंडो इस्लामिक में मॉस्क्यूज होती थी और हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में टेम्पल्स होते थे, ठीक है। मॉस्क्यू जो थी ना उनकी वो जो उनका जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ओपन था, ठीक है। उसके अंदर जो था ना, मतलब उसके अंदर लाइट आती थी बाहर से, मतलब ओपन था, उसके अंदर छत नहीं थी तो लाइट आती थी, वो लाइट रहता था उसके अंदर। लेकिन टेम्पल जो था क्लोज रहता था तो वो डार्क रहता था, क्योंकि पहले के समय पे इतनी लाइट तो थी नहीं, तो बाहर से ही जो नेचुरल लाइट आती थी उसी से कहीं पर उजाला हो सकता था। तो टेम्पल्स जो थे ना वो डार्क रहते थे और थोड़े क्लोज रहते थे, ठीक है। अब कलेक्टिव प्रेयर विथ अ लार्ज प्रेयर हॉल, ठीक है, एक प्रेयर हॉल होता था और उसके अंदर बहुत सारे लोग आकर वहाँ पे प्रेयर करते थे, ठीक है, इंडो इस्लामिक में। और लेकिन इंडियन आर्किटेक्चर का क्या था कि छोटे छोटे हॉल्स होते थे और उसमें लोग इंडिविजुअली जाकर प्रेयर करते थे अपने अलग अलग टाइम पर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस या फिर कंपेरिजन बिटवीन इंडो इस्लामिक एंड इंडियन आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन हो गया, मैं 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर्स को अगर हम पढ़ें तो ये मतलब पहले 2021 और 22 में आया हुआ है, और इसके साथ स्कल्पचर के साथ कॉइन्स के बारे में भी पूछा था जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, यानी कि ये 5 नंबर में ही आया था, ठीक है। सो प्राइमरी मटेरियल जो स्कल्पचर यानी कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो किस मटेरियल से बनाई जाती थी, एक तो स्टोन से, मेटल से और टेराकोटा, ठीक है। इन 3 चीज़ थी ऐसी, ये जो 3 चीज़ थी इनसे मूर्तियों का निर्माण होता था, ठीक है। अर्लीस्ट स्कल्पचर जो कि सबसे पहले स्कल्पचर थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें उससे ही बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। गैप इन रिकॉर्ड यानी कि पहले तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे गए स्कल्पचर, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबा गैप रहा जिसमें स्कल्पचर नहीं दिखे, लेकिन उसके बाद जो बुद्धिस्ट एरा था वहाँ पर स्कल्पचर दिखे, ठीक है। फिर अगर हम अशोकास के टाइम की बात करें तो फ्रॉम 270 टू 232 BCE मार्क द स्टार्ट ऑफ इंडियन मोनूमेंटल स्टोन स्कल्पचर, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो इस अशोका से टाइम से हुई, जो कि ये टाइम था 270 से लेके 232 BCE, ठीक है। अलोंग साइड रिलीजियस थीम्स
देखो अब जो है ना स्कल्पचर्स थे ना थीम्स पे बनने लगे, ठीक है, रिलीजियस थीम पे। जैसे कि जब हम गणेश चतुर्थी होती है तो हम गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, ठीक है, तो वो रिलीजियस थीम है, यानी कि उसमें हम एक गॉड की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर सब्जेक्ट वर ऑल्सो डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स, ठीक है, जैसे कि गॉड गॉडेस की मूर्ति, बर्ड्स की, ट्रीज की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्कल्पचर का बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अब हम देखते हैं सील्स। सील्स का अगर हम बात करें तो वो किसके लिए यूज़ होती हैं, ज़्यादातर वेरीफाइंग करने के लिए यूज़ होती हैं। तो यूज़ फॉर वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन बाय बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज़, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर स्टेट हो, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन का काम करता है, तो वो सील्स जो है उसे उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का काम करती हैं, ठीक है। अगर आप अभी के टाइम पे कंपेयर करो, जो स्टैम्प्स होते हैं, जो मोहर होती हैं, उनसे आप कंपेयर करते हो पहले की जो सील्स थी, ठीक है। इनिशियली सील डिस्कवर्ड फ्रॉम प्री हरप्पन फेसिस, ठीक है, अगर हम प्री हरप्पन फेसिस की बात करें तो वहीं से जो सील्स थी उनका स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। हरप्पन सील्स जो थी वो 1000 से भी ऊपर थी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पता चल लगाया जा सकता है। मेड अप ऑफ साइटाइट, गोल्ड एंड आइवरी, ठीक है, इन तीनों मेटल से, इन तीनों चीज़ों से बनती थी, ठीक है, यानी कि हाथी के दांत से, सोने से, और स्टेटेटाइट एक मेटल है उससे बनती थी, ठीक है। अब 0.5 इंच से लेकर वो 0.5 इंच से लेकर वो 2.5 इंच तक हो सकता था उसका साइज, ठीक है। स्क्वायर हो सकता था या फिर रेक्टेंगुलर शेप में आती थी वो, ठीक है। इंडिकेट रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। अब देखो अगर हम हरप्पन फेज की बात करें तो अगर हम सील्स को देखें तो हमें उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो हरप्पन से उनकी जो रिलेशनशिप और इंटरेक्शन था वो बाहर के दुनिया से भी था, ठीक है। उनकी जो रिलेशनशिप या इंटरेक्शन की बात करें तो वो बाहर की दुनिया से भी था, ठीक है। अब सील्स का हो गया। अब हम देखेंगे कॉइन एज ऑफ इंडिया, यानी कि कॉइन्स के बारे में देखें तो कॉइन्स इशूड बाय इंडियन रूलर्स, ठीक है, जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, उन्होंने कॉइन को इशूड किया था, ठीक है। आर सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ एशियंट आर्ट, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है एशियंट आर्ट का। फीचरिंग वेरियस सिंबल्स, ठीक है, उस पर क्या होता था, बहुत सारे सिंबल्स होते थे हमारे कॉइन्स पे अलग अलग। अभी भी कुछ लोगों को है ना आदत होती है या फिर शौक होता है कि वो है ना कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि है ना वो काफ़ी एक एशियंट आर्ट है, ठीक है, वो एक अच्छा एग्जांपल है एशियंट आर्ट का, ठीक है। उसे रखने पे बहुत अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स बने होते हैं। कॉइनेज इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन द अर्ली फर्स्ट मिलेनियम BC एंड द 6th सेंचुरी BC, ठीक है, ये स्टार्टिंग टाइम था, फर्स्ट मिलेनियम BC से लेकर 6th मिलेनियम BC तक कॉइनेज था स्टार्टिंग इंडिया का, ठीक है। Early coins were irregular metal pieces inscribed with symbols using punches, ठीक है। जो अर्ली के अगर हम कॉइन्स की बात करें तो वो जो उनके जो शेप थे ना वो काफ़ी इरेगुलर थे, ठीक है। अगर सर्कल की भी बात करें तो वो अच्छे से सर्कल भी नहीं थे, वहाँ पे बीच बीच में ज़्यादा दिक्कतें थी, यानी कि उसमें कुछ मतलब कुछ कटा हुआ था या फिर निकला हुआ था मेटल, तो उसमें क्या था, इरेगुलर शेप था, और उसके ऊपर पंचेस के द्वारा जो सिंबल थे उन्हें पंच किया जा सकता। डाई कास्ट कॉइन नोन एज करसापना, ठीक है, करसापना डाई कास्ट कॉइन को कहा जाता था। और जो करसा है ना, करसापना से ही जो करसा है, जो कैश जो वर्ड है हमारा कैश, उसकी भी जो वो भी जो डिराइव्ड हुआ है वो करसा वर्ड से हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। मटेरियल ऑफ कॉइन, कॉइन किस किस चीज़ों से बनाए जाते थे, या तो सिल्वर से बनाए जाते थे या तो वो कॉपर से बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन जो इंडो ग्रीक्स आए उन्होंने जो पहली टाइम कॉइन्स किससे बनाए, सोने से बनाए, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल्स होते थे हमारे जो कॉइन्स होते थे, या तो सनमार्क होता था, सूर्य बना होता था, चक्र बना होता था, स्नेक बना होता था, या स्वास्तिक बना होता था। ये सब क्या है, कॉमन सिंबल थे जो आपको अर्ली हमारे जो कॉइन है उन पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो पोट्री, देखो पोट्री का बात देखें तो जो हमारी मटके या मटकियाँ बनाते हैं या फिर कोई भी मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं तो उन्हें उन्हें कहते हैं पोट्री, ठीक है। तो देखो पोट्री इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हार्ड ब्रिटल मटेरियल produced from non-metallic minerals by molding while wet, then फायरिंग एट हाई टेम्परेचर। देखो पूरा प्रोसेस बना दिया मटके को बनाने का या फिर कोई वास को बनाने का, कि पहले जो आप मिट्टी को लो, ठीक है, ऐसा मिनरल लो जो कि मेटल ना हो, और फिर उसे क्या करो, उसे आप वेट करके उसकी शेप को चेंज करो, और फिर उसे शेप को चेंज करके उसे हाई टेम्परेचर में रखो जिससे कि वो सख्त हो सके, ठीक है। तो ये पूरा उसका प्रोसेस बता दिया। कॉमन मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते थे, क्ले होता था,
पर्सिलिन होता था, सेटेटाइट होता था, ठीक है। इन तीनों से यूज़ करके ये जो पोर्ट्स वगैरह थे ये बनाए जाते थे। तो देखो पोइट्री इज़ क्रूशियल फॉर स्टडिंग कल्चर, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोट्री, अगर आप स्टडी कर रहे हो कल्चर को या रिकन्स्ट्रक्टिव की बात कर रहे हो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर अगर हम टाइप देखें पोट्री के तो दो तरह के होते थे, या तो हैंडमेड जिसके अंदर क्या होता था, जो व्हील होता है ना, जो चक्कर होता है, जब आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो होते हैं जो ये जो बनाते हैं घड़े वगैरह, वो ना क्या करते हैं, चक्कर सा होता है, व्हील होता है, उसे चलाते हैं और बीच में ना वो जो मिट्टी होती है उसे रखकर और उसको शेप देते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसका यूज़ ना करें तो उसे कहते थे हैंडमेड पोट्री, और जो उसका यूज़ करें तो उसे कहते थे व्हील टर्न पोट्री, ठीक है। तो ये था हमारा पोट्री इन एशियंट इंडिया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा पपेट एंड पपेट्री। तो देखो पपेट यानी कि जो कठपुतली का खेल होता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं पपेट्री। तो देखो पपेट्स क्या थे, इसको अगर हम मतलब समझे एशियंट इंडिया के अंदर, तो देखो काफ़ी फेमस था। जैसे आज के समय पे लोग पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं ना सिनेमा में, वैसे ही पिछले ज़माने में लोग पपेट शो देखने जाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता था ये देखने में, ठीक है, और काफ़ी हाईली स्किल जो बंदे होते थे वही करते थे इसे, ठीक है। A puppet is an inanimated figure that is manipulated by a person called puppeteer, ठीक है। एक पपेटियर होता है जो कि इन सब फिगर्स को बनाता है, ठीक है। इस फिगर्स में बनाने के लिए क्या क्या वो यूज़ करता है, या तो वुड यूज़ करता है, लकड़ी, क्लोथ या लेदर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके वो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे फोटो लगाऊंगा, जो डॉल्स वगैरह होती हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। रीअसेंबल ह्यूमंस, एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट फिगर, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाते हैं। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे जो पपेट के, है ना, क्या हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, ग्लोव हो सकता है, रॉड हो सकता है, शैडो पपेट हो सकता है। अभी पिछले साल कभी आया नहीं है ये 3 साल में, तो मतलब मैंने ज़्यादा इतना ब्रीफली नहीं बताया, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक, ठीक है। पपेट्री की बात करें तो देखो उस आर्ट को, जो पपेट शो होता है, उस आर्ट को क्या कहते हैं, हम पपेट्री कहते हैं। पपेट्री इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग पपेट्स टू टेल स्टोरीज, एंटरटेन एंड कन्वे मैसेज। अगर आप उन पपेट्स को यूज़ करके अगर आप कोई स्टोरी टेल कर रहे हो या तो कोई मैसेज शेयर कर रहे हो तो उसे हम पपेट्री कहते हैं, ठीक है। उस आर्ट को हम पपेट्री कहते हैं। इट एनकम्पास द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ पपेट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ पपेट, ठीक है। अब आप देखें पपेट्री कैन बी यूज इन वेरियस सेटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फोक थिएटर टू मॉडर्न टेलीविज़न एंड फिल्म, ठीक है। पपेट्री कहाँ कहाँ पे आई, पहले तो ट्रेडिशनल फोक थिएटर में थी, लेकिन मॉडर्न जो टेलीविज़न आई थी वहाँ पर भी वो दिखाई जाने लगी थी। लेकिन यार आगे जाके जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह आ गई तो ये सब बंद हो गया, ठीक है। पपेट्री वगैरह बहुत कम हो गया, बहुत ही कम जगह, इंडिया में बहुत ही कम जगहों पे या तो राजस्थान वगैरह में दिखाया जाता है शो, लेकिन बहुत कम हो गया, ठीक है। लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें तो AKTU 2022-23 में हमारा डांस के बारे में आया था, ठीक है। डांस मतलब कि यानी कि डांस करने को आया था, डांस की फॉर्म्स आई थी, ठीक है। डांस कैसे था एशियंट इंडिया में, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था डांस के अंदर। सो इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ डांस विच कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म्स। अगर हम डांस की भी बात करें तो इंडिया का काफ़ी अच्छा कल्चर है पिछला, ठीक है, जिसमें डांस वगैरह था, ठीक है। अब इसको है ना डांस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो क्लासिकल और एक फोक, ठीक है। दोनों के बारे में ही आपको पता होगा, लेकिन मैं अभी बताऊंगा एक एक करके दोनों के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दीज डांस फॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट इन देयर ओरिजिन, स्टाइल एंड पर्पसेस, ठीक है। अगर हम तीनों में देखो, दोनों जो है जो डांस फॉर्म है उन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो एक तो उनका ओरिजिन कहाँ से वो स्टार्ट हुई, उसकी स्टाइल क्या है और उसका पर्पस क्या है, वो दोनों का अलग अलग है, ठीक है। सो दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला है हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो क्लासिकल डांस इन इंडिया इज़ डीपली रूटेड इन द एशियन टेक्स्ट, ठीक है। जो क्लासिकल डांस के बारे में ना एशियन टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि एशियन टेक्स्ट कौन सा है, नृत्य शास्त्र, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है ये। क्लासिकल डांस आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट टेक्निक्स एंड प्रिसाइज मूवमेंट, ठीक है। ये तो वो अपनी अच्छी टेक्निक्स के लिए और अपने प्रिसाइज मूवमेंट के लिए जाना जाता है। ऑफ्टन डिपिक्ट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, जब आप देखोगे ना क्लासिकल डांस को तो आपको एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल भावना आएगी, ठीक है, उसके लिए ये किया जाता है। रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन ट्रेनिंग अंडर अ गुरु, ठीक है। गुरु के अंडर आपको एक अच्छी डिसिप्लिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जब भी आप इसमें अच्छे बन पाओगे, ठीक है। गुरु टीचर, ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए हम क्लासिकल डांस के, तो भरतनाट्यम, कथक। भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ है, कथक हमारा नॉर्थ इंडिया से, ओडिसी हमारा उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, एंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। देखो ये जरूर लिख कर आना, इनके बारे में जो भी और पता हो वो भी लिखाना, ठीक है। फोक डांस के बारे में देखें तो फोक डांस हमारा क्या होते हैं, ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। ये कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं या तो कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर ये अलग अलग करे जाते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फोक डांस emerge फ्रॉम द कल्चरल ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। यहाँ इसमें मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जो स्पेसिफिक रीजन है, स्टेट हैं या फिर कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने अलग अलग रखती हैं, ठीक है। दे ऑफ्टन परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल सेरेमनीज एंड कॉमनली कम्युनिटी गैदरिंग, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल होता है या तो कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर गैदर होते हैं लोग, तो वहाँ पर लोग ये परफॉर्म करते थे अपने डांस वगैरह, ठीक है। ईच फोक डांस रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल ट्रेडिशन बिलीफ ऑफ द रीजन इट कम्स फ्रॉम, है ना, रीजन से कम आया है। और देखो इसके अंदर ना मतलब ये जो डांस होता है वो दिखाता है कि आप कैसे हो, ठीक है, आपका रिलीजन कैसा है, आपका बिलीफ क्या है, ठीक है। तो देखो, और इसको ना कौन पहले परफॉर्म करते थे, मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि अब गरबा है, ठीक है, गरबा एक फोक डांस है, उसे कौन करते हैं, गुजरातीज करते हैं। तो पहले के समय पे वो गुजरातीज ही करते थे, ठीक है। लेकिन अब के टाइम पे देखें तो हर कोई गरबा कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे नवरात्रि में अगर कोई गुजरात में रह रहा है तो वो गरबा करेगा, ठीक है। मैं भी रहकर आया हूँ गुजरात में, तो वहाँ पर मतलब सभी गरबा करते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट का हो, ठीक है। एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो भंगड़ा हमारा पंजाब से आया है, गरबा गुजरात से, बिहू आसाम से, लावनी हमारा महाराष्ट्र से, और आप घूमर भी लिख सकते हो हमारा जो राजस्थान से आया है, ठीक है। आपको जितना पता हो फोक डांस के बारे में आप लिख कर आ सकते हो, मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अगर हम फेयर्स एंड फेस्टिवल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर मतलब फेमस है ये चीज़ें, क्योंकि फेयर्स एंड फेस्टिवल तो बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं इंडिया के अंदर। तो पीपल इन इंडिया सेलिब्रेट देयर रिलीजियस एंड कल्चरल ओकेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। सो इंडियंस कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने रिलीजन को, अपने कल्चरल ओकेशन को, जो गैदर होके लोगों को गैदर करके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे, ठीक है। So people use folk music, dance and other forms of entertainment to enjoy these important occasion, ठीक है। तो देखो लोग क्या करते हैं, इन सारे रिसोर्सेज का, इन सारे सोर्सेज का यूज़ करते हैं जिससे कि वो एंटरटेन हो सके और काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे माहौल बन सके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको गरबा का एग्जांपल दिया, तो जब नवरात्रि होती है तो लोग गैदर होकर एक नवरात्रि के लिए गरबा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक फोक डांस है, ठीक है। वहाँ पे जो परफॉर्म किया जाता है वहीं पे फोक म्यूजिक भी बजा रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, गरबा गरबा के लिए। इंडियन फेस्टिवल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडिया के अंदर जो फेस्टिवल हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है नेशनल और पॉलिटिक्स, ठीक है, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, ये जो 3 है इनमें डिवाइडेड है ये। अब हम देखेंगे मोस्ट मेजर रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर तो इतने ज़्यादा फेस्टिवल हैं, अगर हम लिखें तो पूरी बुक भर जाए, ठीक है। लेकिन फेस्टिवल अगर हम एक एक जो मेजर हैं वो देख लेते हैं। पहले हम होली देखते हैं, ठीक है। होली हमारा कब सेलिब्रेट होता है, कलर्स के साथ, और मार्किंग द एंड ऑफ विंटर, ठीक है। जब होली आ जाती है तो वो क्या एक मार्क कर देती है कि अब यहाँ पर सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, ठीक है। महाशिवरात्रि हमारी क्या है, किसके लिए सेलिब्रेट की जाती है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। दिवाली किसके लिए की जाती है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, सेलिब्रेटिंग द रिटर्न ऑफ राम, ठीक है। जब राम जी वापस आए थे अयोध्या, जब ये सेलिब्रेट की जाती है दिवाली, ठीक है। अब और आपको जितना पता हो इन फेस्टिवल्स के बारे में, ठीक है, तो आप लिख कर आ सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो ईजी है यार, ये तो लिख कर आ ही जाओगे। फिर बुद्ध पूर्णिमा हमारी बर्थडे एनिवर्सरी होती है हमारी लॉर्ड बुद्ध की। जन्माष्टमी हमारी कृष्ण जी की एनिवर्सरी होती है, बर्थडे एनिवर्सरी। एंड क्रिसमस हमारा बर्थडे ऑफ जीसस है ना। रमजान की बात करें तो वो इस्लामिक एक मंथ है जिसके अंदर पूरे मंथ इस्लामिक लोग क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है। ये मेजर रिलीजन फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और भी आप लिख कर आ सकते हो, जैसे कि नवरात्रि है उसे आप मेंशन करके आ सकते हो, गणेश चतुर्थी आप उन्हें मेंशन करके आ सकते हो, ठीक है। जो मेजर आपको फेस्टिवल पता है आप उन सबको मेंशन करके आ सकते हो, जो भी आपको पता हो, जरूरी नहीं है, बिल्कुल आप यही लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको नहीं पता होंगे इतने, तो इन्हीं को याद कर लेना, ज़्यादा दिमाग अपना मत लगाना कहीं आप भूल जाओ। आपको बस एक कुंभ मेला ही पता होगा इसमें से जहाँ तक है। अब कुंभ और एक जगन्नाथ जी की यात्रा, ठीक है। कुंभ मेला अगर हम देखें तो कुंभ मेला पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग माना जाता है, ठीक है। कुंभ मेला हर 12 साल के बाद होता है और एक अर्धा
कुंभ होता है जो कि हर 6 साल बाद होता है, ठीक है। पुष्कर मेला होता है एक, जो कि राजस्थान के लोगों के लिए एनुअल फेस्टिवल होता है पुष्कर में, फीचरिंग अ लार्ज एनिमल फेयर, जहाँ पर एक एनिमल फेयर होता है, ठीक है। रथ यात्रा होती है पुरी में, जो कि जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, ठीक है। आप पढ़ लेना, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल रथ को खींचने के लिए, ठीक है। होला मोहल्ला अगर हम देखें तो वो एक सिख फेस्टिवल होता है, शोकेस करता है वो मार्शल आर्ट्स को, ठीक है। और हम उरूस एट अजमेर शरीफ देखें तो अजमेर की दरगाह पे जो उरूस मनाया जाता है, जो कि सूफी संत की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होती है, वहाँ पर एक कवाली का प्रोग्राम रखा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा। देखो यहीं तक जो क्वेश्चन थे वो हमारे पेपर में आए हुए थे, लेकिन जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पढ़ के ही जाना। मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन सिनेमा हैज़ अ रिच एंड डाइवर्स हिस्ट्री डेट स्पैन्स ओवर अ सेंचुरी, ठीक है। इंडियन सिनेमा की एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और रिच हिस्ट्री है, जो कि पूरे 100 साल की है, ठीक है। मतलब ओवर 100 साल की है। इंडियन सिनेमा जो पहले से कैसे था और कैसे वो इन्वॉल्व हुआ, कैसे वो मतलब बढ़ा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द कंट्री। और इंडियन सिनेमा हमें ये सारे कल्चरल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस हुए कंट्री के अंदर वो भी शो करते हैं, ठीक है। हियर आर वेरियस एरास ऑफ इंडियन सिनेमा। देखो 4 एरा में अगर ये डिवाइडेड है, अगर आपको बस ये एरा के नाम याद कर लेने और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुन लेना, आराम से लिखा होगे, ठीक है। पहला है हमारा अर्ली इंडियन सिनेमा। तो देखो अर्ली इंडियन सिनेमा हमारा 1898 से लेकर 1945 तक था। इसके अंदर 2 फेजेस थे, एक था साइलेंट फिल्म्स और एक था टॉकी, ठीक है। मतलब एक तो थी जो इसमें जो स्टार्टिंग में हमारी कौन सी फिल्म्स आई थी जिसके अंदर कुछ भी कोई बोलता नहीं था, ठीक है। एज ऑफ साइलेंट फिल्म्स, द अर्लीस्ट फिल्म इन इंडिया वर साइलेंट, ठीक है। जैसा आपको पता होगा, प्लॉट एलिमेंट वर कॉन्वेड थ्रू लिटिल कार्ड विद रिटन टेक्स्ट। लेकिन जो उसके अंदर प्लॉट होता था, जो उसके अंदर जो भी मतलब प्लॉट होता था, है ना, पीछे का उस प्लॉट तो पता ही होगा आपको, ठीक है, वो लिखकर बता दिया जाता था, ठीक है, एक कार्ड के ऊपर रिटन टेक्स्ट में। और सब क्या होता था, और सब लोग चुप रहते थे, बस उनकी फोटोज चलती थी या फिर मतलब वो एक्टिंग करते थे पर बोलते नहीं थे, ठीक है। जैसे आपने चार्ली चैंपियन की शो देखे होंगे, मतलब वो तो बाहर के हैं, लेकिन गुटर को देखा होगा आपने, तो वो उसमें बोलते नहीं है, ठीक है। वो एक साइलेंट कॉमेडी है, लेकिन वैसे ही फिल्म बनती थी जो कि जिसमें कोई बोलता नहीं था, ठीक है। या जो टाइटल होता था या जो प्लॉट होता था वो लिखकर बता देते थे, ठीक है। सेकंड है हमारा एज ऑफ टॉकिंग फिल्म्स और टॉकीज, ठीक है। देखो पहले के फिल्म्स, टॉकिंग फिल्म को हम टॉकीज बोलते थे। द 1930s में बिगनिंग हुई थी टॉकी एरा की, ठीक है। द फर्स्ट इंडिया टॉकी वॉज आलम एरा। जो पहली इंडिया की ऐसी फिल्म थी जो उसमें टॉकी मतलब ऑडियो थी, वो थी आलम एरा, ठीक है। रिलीज इन 1931 में रिलीज हुई। अब सेकंड एरा देखते हैं हम इंडियन सिनेमा का, वो था गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। ये था हमारा 1940 से लेकर 1960 तक, ठीक है। द लेट 1940s शो द राइज ऑफ मसाला फिल्म्स। मसाला फिल्म्स किसे कहा जाता था, जिसके अंदर म्यूजिक भी हो, डांस भी हो, जिसके अंदर रोमांस भी हो, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें हो फिल्म के अंदर तो उसे मसाला फिल्म कहते थे। गुरुदत्त, राज कपूर, बिमल रॉय, महबूब खान, ये सारे ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने इंडियन सिनेमा के अंदर एक डेप्थ लाए, ठीक है, जिन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। दिस एरा लेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडियन फिल्म्स। ये जो एरा था ये फाउंडेशन था, जब इसे गोल्डन एरा कहा जाता है, ठीक है। आगे मतलब अब जो ये फिल्म इतनी ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से चल रही है, यही फाउंडेशन था। अगर उस समय पे ये काम नहीं किया जाता डायरेक्टर के द्वारा तो अभी इंडियन सिनेमा इतना बड़ा नहीं हो पाता, ठीक है। क्लासिकल डिकेड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, ये थर्ड एरा है, ये 1970 से लेकर 1980s तक है, ठीक है। फिल्म फ्रॉम दिस पीरियड ऑफ्टन ब्लेंडेड रोमांस एंड एक्शन जॉनर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस टाइम की फिल्म में जो रोमांस और एक्शन था उसे मिक्स किया गया और फिल्म बनाई गई, ठीक है। प्रोमिनेंट फिल्म मेकर इंक्लूड रमेश शिल्पी, हरिकेश मुखर्जी एंड विजय आनंद। ये क्या थे, ये प्रोमिनेंट फिल्म मेकर थे, ये ज़्यादातर फिल्म बनाते थे, ठीक है। आइकॉनिक फिल्म लाइक जंजीर, शोले बिकम कमर्शियल सक्सेस एंड ट्रेंड सेटर, ठीक है। ये जब के टाइम की बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्म थी, जो कि एक ट्रेंड सेटर थी और फिल्म के लिए, ठीक है। और इसी एरा के अंदर 1970 के अंदर जो था बॉलीवुड स्टार्ट, मतलब बॉलीवुड वर्ड
डिराइव हुआ कि हम बॉलीवुड कहेंगे इंडियन फिल्म्स को, ठीक है, यानी कि हिंदी फिल्म्स को हम बॉलीवुड कहेंगे। फिर हुआ न्यू बॉलीवुड फेज, ठीक है, लास्ट एरा जो कि हमारा 1990 से लेकर अब तक चल रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग वायलेंस, इसके अंदर क्या हुआ कि देखा गया कि जो मूवीज़ थी उसके अंदर वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और जो म्यूज़िक है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी गिर गई है, और वीडियो पराइसी हो रही है, यानी कि जो वीडियो है वो डुप्लीकेसी हो रही है, लोग चोरी कर रहे हैं उसे इन लेट 1980s, ठीक है। द 21st सेंचुरी बाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखो जो 21st सेंचुरी थी उसके अंदर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें एनहेंस हुई, एनिमेशन एनहेंस हुआ, स्पेशल इफेक्ट्स आए, डिजिटल प्रोजेक्टर्स आए, एंड प्रोडक्शन टेक्निक जो थी वो भी एनहेंस हुई, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 फेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस ये डेट अपने आप याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट से याद कर लेना, ठीक है। 10-10 साल का गैप ही ये 1940 से लेकर 1960 तक है, 60 से 70 तक हटा दो, 1917 से 70 से लेकर 80 तक है, और फिर यहाँ पे 90 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्रेजेंट तक याद हो जाएगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, द सिनेमेटोग्राफ, ठीक है, द सिनेमेटोग्राफ एक्ट। देखो सिनेमेटोग्राफी जो होती है ना उसी का शॉर्ट फॉर्म है सिनेमा, ठीक है। ये 1952 में आया था। ये एक्ट ऐसा था जिसके अंदर कुछ ऐसे मतलब फ्रेमवर्क दिए गए, कुछ ऐसे रूल्स दिए गए जिससे कि आपकी जो फिल्म है वो चेक होगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा उसे, क्या लोग उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या किस कैटेगरी के लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। The Cinematograph Act 1952 provides the legal framework for the certification of cinematograph films for exhibition, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये। The Act empowered the government to establish a board responsible for accessing the suitability of films for public audience, ठीक है। मतलब इस एक्ट ने गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि वो एक बोर्ड बनाए जो कि चेक करे सारी फिल्म को, क्या वो पब्लिक ऑडियंस के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। दिस बाउंड इज नोन एज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये वही है सेंसर बोर्ड जो होता है, ठीक है, जो कि फिल्म को चेक करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या है, देखो आपको सिनेमेटोग्राफ के अंदर ही लिख कर आना है, अगर ये अलग से आता है तो आप इतना लिख कर आ सकते हो, ठीक है, इसे भी लिखाना थोड़ा बहुत, तो ये मैंने एक ही साथ कवर कर दिया पूरा टॉपिक, ठीक है। रिफर टू एज द सेंसर बोर्ड, है ना, सेंसर बोर्ड वही है ये। द प्राइमरी गोल ऑफ द CBFC इज टू एवुलेट फिल्म्स एंड सर्टिफाई दैम बेस्ड ऑन देयर कंटेंट, ensuring they adhere to legal and moral standards, ठीक है। कुछ हमने मोरल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि फिल्म के अंदर ज़्यादा वायलेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कोई झूठ नहीं होना चाहिए, किसी रिलीजन के बारे में गलत नहीं बताना जाया चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अब कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि अगर कोई भी फिल्म इसे फॉलो नहीं करती है तो उस फिल्म को क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, या तो उसके जो उस पार्ट को काटने को उसे कहा जाएगा, उसे सर्टिफाई नहीं किया जाएगा पब्लिश करने के लिए, ठीक है। द 2019 अमेंडमेंट बिल, एक चेंज आया, एक अपडेट आया इस एक्ट के अंदर, इंक्लूड प्रोविजन टू कॉम्बेट फिल्म पैरेकी, ठीक है, जो पायरेट हो रही थी, जो फिल्म की जो वीडियोस थी उसके लिए आया, ठीक है। स्पेसिफिकली इट मेक्स अ पैनल, उन्होंने एक पैनल बनाया जो कि डुप्लीकेशन ऑफ फिल्म को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। फिल्म आर सर्टिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज इन इंडिया के अंदर जो फिल्म है वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती हैं। पहला होता है हमारा यू, फिर होता है UA, फिर होता है A एंड S, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, पहले आप UA याद कर लो, उसमें से एक U हो गया और एक A हो गया, ऐसा आप अपने याद कर लेना। USA याद कर लो, ठीक है, USA, उसके अंदर से एक एक वर्ड अपना अलग अलग बना लेना। पहला U क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि उसको कोई भी देख सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर एज का देख सकता है बंदा, ठीक है। फिर आता है UA क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन सब लोग देख तो सकते हैं, लेकिन उसमें जो 12 साल तक के बच्चे उसे जब भी देख सकते हैं जब उनके पास पेरेंट्स की एडवाइजरी हो, यानी कि पेरेंट्स उन्हें बताएं कि फिल्म में ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई भी वो गलत चीज़ उनके पास नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। फिर आती है A, अडल्ट फिल्म, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अडल्ट फिल्म यानी कि मतलब अडल्ट फिल्म या क्या बताऊँ, S, ठीक है, S क्या है, ओनली फॉर अ स्पेशल क्लास ऑफ अ पर्सन, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक किसी रिलीजन के लिए बनी हो कोई फिल्म, या तो कोई पर्सन के बेस्ड हो, तो वो कौन सी होती है, एस फिल्म होती है, ठीक है। फिर होता है जो पर्पस है CBFC का, वो ये है कि वो एक हेल्दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्या करे, प्रमोट करे, ठीक है, कोई भी उसके अंदर गलत चीज़ ना हो।
सो यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं आपके, ठीक है। सो यहाँ तक मैं मतलब जितने भी टॉपिक आए हुए थे पेपर के अंदर और जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अंदर म्यूज़िक, थिएटर, ड्रामा, पेंटिंग, मार्शल आर्ट्स, ट्रेडिशन, ये रह गया है ना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने देख लिए पेपर्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इन्हें छोड़ भी दोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और अगर आ गया पेपर में कहीं आप कमेंट में लिखो, ठीक है, आ भी सकता है, पढ़ लेना भैया। देखो मेरे हिसाब से जो मैंने मतलब बता दिया। और देखो आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको हमारी हेल्प करनी है ना, प्लीज़ यार, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी भी, इतना मतलब कल पेपर है हमारा भी, लेकिन हम अभी भी वीडियोज़ बना रहे हैं। और आपको क्या करना है, प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और अगर आपको सपोर्ट करना है ना, प्लीज़ नोट को परचेज़ करो यार, हमारे नोट्स को परचेज़ करो। और मतलब आपके हेल्पफुल भी रहेंगे, काफ़ी अच्छे हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स को लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।